हेलो फ्रेंड्स। आज की जो स्टोरी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फीमेल लीड सॉन्ग चूचू होती है, भाई वो तो टाइम टेबल करती है और टाइम टेबल करके उस टाइम पर पहुँचती है जहाँ पर उसकी मम्मा तो 18 साल की होती है। यानी कि वो अपनी मम्मा के स्कूल टाइम में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो अपने मम्मा और डैडा को कैसे भी करके अलग रखना चाहती है। और इसके पीछे वजह ये होती है कि उसके जो डैड होते हैं वो तो उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए होते हैं, जिसकी वजह से उसे और उसकी मम्मा को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उसके डैड अब वापस से उसकी मम्मा की लाइफ में आए और उनकी लाइफ बर्बाद करे। तो फिर यहाँ पर तो वो उन्हें अलग रखने के लिए बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है। तो फिर चलिए बिना देर किए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम संग चूचू को देखते हैं, जो अभी अभी यहाँ पर टाइम टेबल करके अपनी मम्मा के हाई स्कूल टाइम में पहुंची होती है, जहाँ पर वो अपनी मम्मा और उनके साथ में एक बंदे को देखती है और वो बंदा तो यहाँ पर अपनी शर्ट निकाल रहा होता है। तो इसे देखकर संग चूचू तो सोचती है कि उसके शोल्डर पर तो चोट के निशान है, यानी कि यही मेरा बेरहम डैड है जो मुझे और मेरी मम्मा को छोड़कर चला गया था। फिर इसके बाद में हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि असल में जो संग चूचू होती है वो तो अपनी मम्मा के साथ रहती है और वह अपनी मम्मा से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उनकी वजह से उसे वो लाइफ पसंद नहीं है और वो उन्हें छोड़कर अब्रॉड में स्टडी करना चाह रही होती है। तो यहाँ पर तो उसकी जो मम्मा होती है वो उसे अपनी गोल्ड मेडल वाली चेन देने लगती है, ताकि इससे वो कुछ पैसों का इंतजाम कर सकती है और बाकी वो अरेंज कर लेगी। तो यहाँ पर तो संग चूचू करने लगती है कि क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ बहुत ही सेल्फिश होकर आपको छोड़कर जाना चाह रही हूँ और आप मुझे ये दे रही हो। तो इस पर तो उसकी मम्मा उसे इशारे में कह रही होती है कि आखिर तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो ना, तो फिर मुझे कैसे बुरा लगेगा। जिस पर तो संचूचू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन्हें छोड़कर वहां से जाने लगती है। और तभी वो देखती है कि सामने से एक कार उसे हिट करने वाली है और पीछे से उसकी मम्मा भी वहीं पर आ रही होती है। तो यहाँ पर तो सांग चूचू जल्दी से अपनी मम्मा की तरफ बढ़ती है ताकि वो कैसे भी करके अपनी मम्मा को बचा सके, लेकिन उससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर तो उसकी मम्मा की डेथ हो जाती है और सांग चूचू भी उन्हें देख रही होती है, जो कि खुद भी मरने की कगार पर होती है। पर यहाँ पर तो मेडिकल होता है भाई, और उसे यहाँ पर पता लगता है कि वो तो टाइम टेबल करके उस टाइम पर आ गई है जिस टाइम पर उसकी मम्मा अपने हाई स्कूल एज में होती है। और यहाँ पर संगचूचू अपनी मम्मा को देखकर सोच रही होती है कि जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो अब मैं अपनी मम्मा के ट्रेजिक डेट को चेंज करके रहूंगी। और मेरा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं कैसे भी करके उस आदमी को अपनी मम्मा से दूर करूँ, जो कि अपने वाइफ और बेटी को छोड़कर चला गया था। ये तो एक बड़ा ही इरिस्पॉन्सिबल हस्बैंड है, इसे मेरी मम्मा से दूर रखना ही बेहतर होगा। फिर यहाँ पर तो वो एक पाइप उठाती है और उसे पानी से भिगाने लग जाती है। तो यहाँ पर जो लड़का होता है, जिसका नाम जिंगी होता है, वो पीछे मुड़कर उसे देखता है और उससे पाइप छीनने की कोशिश करता है। पर सांगचूचू तो कस के पकड़ी होती है और उससे नहीं दे रही होती है। और तभी यहाँ पर वो दोनों गलती से एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और सांगचूचू गलती से यहाँ पर उसे टच कर लेती है। तो फिर इस पर तो जिंकी चिल्लाता है कि है क्या तुम्हारा टच करना हो गया है, तो फिर जल्दी से मेरे ऊपर से उठो। तो यहाँ पर तो चूचू झट से उठ जाती है और जल्दी से अपनी मम्मा के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना, इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है। तो इस पर वो कहती है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जबकि यहाँ पर जो गुस्सा होता है वो तो जिंगी होता है, जो कि अपना शर्ट निकाल कर देता है और चिल्लाने लगता है कि उसकी वजह से उसका शर्ट जल गया है। तब जाके यहाँ पर सांचूचू को पता लगता है कि असल में उसकी मम्मा ने जिंगी की शर्ट जला दी थी, इसलिए वो शर्ट निकाल रहा था। और यहाँ पर तो उनके बीच में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, यानी कि चूचू ने ही कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया था। और फिर यहाँ पर संगचूचू की मम्मा यानी कि लीहा जिंगी से सॉरी बोल रही होती है और वो कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर केमिस्ट्री लैब में थोड़ी सी प्रैक्टिस करने आई थी और मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इसका कंपनसेशन जरूर दूंगी। और फिर इसके बाद में वो संगचूचू के बैग में कुछ सामान डालने लगती है। तभी यहाँ पर तो उसके बैग में से एक स्टिक निकल जाती है,
जिससे जिंजी तो उठा लेता है और पूछने लगता है कि ये क्यों रखी हो, क्या तुम मुझे इसमें मारना चाहती थी। तो इस पर सॉन्ग चूचू कहती है कि नहीं, ये तो सेल्फ डिफेंस के लिए है। और फिर वो बहाना बनाने लगती है कि पीछे देखो, पीछे यहाँ पर टीचर आ रहा है। और फिर वो भागने लगती है, पर यहाँ पर तो जिंगी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम यहाँ पर मुझे परेशान कर रही थी। और जिंगी को तो ऐसे देखकर चूचू यहाँ पर डर रही होती है कि वो उसे स्टिक से कहीं मार न दे। पर तभी इतने में वहां पर टीचर के आने की आवाज आती है। तो फिर वो लोग तो घबरा जाते हैं और तभी टीचर दरवाजा खोल देता है। पर यहाँ पर तो जो क्लास होता है वो तो पूरा का पूरा खाली होता है, क्योंकि वो लोग तो यहाँ टेबल के पीछे छुप जाते हैं। पर यहाँ पर तो भाई टीचर को बुद्धू बनाना इतना आसान थोड़ी ना होता है। और यहाँ पर तो टीचर चिल्लाते हैं कि जो कोई भी है तुरंत सामने आ जाओ। और इतना बोलकर वो टेबल के पास आने लगते हैं। तो फिर यहाँ पर तो लीहा कहने लगती है कि देखो, अगर टीचर यहाँ पर आ गए और हम तीनों के तीनों पकड़े गए ना, तो फिर उससे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने यह सारे फायरवर्क्स वाले सामान देख लिए तो फिर ज्यादा ही पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए अच्छा रहेगा कि सिर्फ मैं ही आगे जाती हूँ और तुम दोनों चुपचाप यहाँ पर छुपे रहना। तो फिर इस पर तो संग चूचू कहती है कि रहने दो, मैं ही पनिशमेंट ले लेती हूँ, मुझे तुम लोगों को पनिशमेंट में नहीं डालना है। और फिर वो जिंगी से भी कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर चुपचाप बैठे रहना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो इस पर जिंगी कहता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और फिर वो कुछ सोचता है और फिर यहाँ पर तो वो खुद ही उड़ जाता है। जिस पर तो टीचर उस पर चिल्लाता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ लैब में छुपे हुए हो। और वो उससे गुस्से में ऑफिस चलने के लिए बोलते हैं। पर यहाँ पर तो जो संगचूचू होती है वो तो सोचने लगती है कि ऐसे में तो ये मेरी मम्मा के सामने हीरो बन जाएगा, और ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और फिर वो खुद भी उड़ जाती है और कहती है कि मैं भी यहीं पर हूँ। तो फिर टीचर तो उन दोनों को ही ऑफिस में लेकर जाते हैं। और बाहर से लिया इन लोगों को देख रही होती है, क्योंकि उसे तो उनकी फिक्र हो रही होती है। पर यहाँ पर तो चूचू सोच रही होती है कि अच्छा हुआ मैंने जल्दी से एक्शन ले लिया, नहीं तो मेरी मम्मा की नजर में मेरा जो धोखेबाज डैड है वो तो सच में हीरो ही बन जाता। फिर यहाँ पर तो टीचर दोनों के ही गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं कि दोनों के दोनों 1000 वर्ड का सॉरी नोट लिखो। जिस पर जिंगी तो साफ मना कर देता है और वो यहाँ से जाने लगता है। जिस पर टीचर तो गुस्से में चिल्लाते हैं कि ऐसे में वो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर यहाँ पर तो जिंगी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और फिर इसके बाद में टीचर चूचू की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि आज तो तुम्हारा पहला दिन था ना, तो तुम ऐसे स्टूडेंट के साथ क्यों घूम रही थी, तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। जिस पर सांग चूचू तो मना कर देती है, वो कहती है कि मेरी मम्मा नहीं आ सकती है। तो फिर टीचर कहते हैं कि तुम्हारे डैड को लेकर आओ। तो यहाँ पर तो संग चूचू कहती है कि मेरा कोई डैड भी नहीं है। और यहाँ पर वो याद करने लगती है कि उसके स्कूल टाइम में कैसे एक बच्चे ने उससे फाइट किया था और उसने भी फाइट बैक की थी। तो यहाँ पर तो उस बच्चे का जो डैड होता है वो तो स्कूल के ऑफिस तक पहुँच गया था, पर चूचू को तो प्रोटेक्ट करने के लिए उसके डैड उसके पास थे ही नहीं। और यहाँ पर तो जो टीचर होते हैं वो तो सांग चूचू को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर तो वो सांग चूचू की एक भी नहीं सुनते हैं और उसे पनिशमेंट भी देते हैं। और यही सब याद करके वो सोचती है कि अगर उसके पास एक रिस्पॉन्सिबल डैड होता तो वह भी उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट करता। कि तभी इतने में जिंगी आकर टीचर की स्टिक को रोक देता है और सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है कि लैब को मैंने ही उड़ाया था और इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। तभी वहां पर लिया भी आ जाती है और टीचर को आकर बता देती है कि यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो आप प्लीज इन्हें पनिश मत करो। तो फिर यहाँ पर तो टीचर उन तीनों को ही हाथ ऊपर करके क्लास के बाहर ही खड़ा करा देते हैं। और फिर यहाँ पर तो जिंगी संगचूचू की तरफ देखने लगता है। तो फिर वो कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे बहुत ही एम्बेरसिंग फील हो रहा है। तो फिर इस पर तो लिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इनकी आदत हो जाएगी। वैसे आज तुम हमसे पहली बार मिली हो ना, और भी तुम कई बार हमसे ऐसे ही मिलोगे ना, तो फिर तुम्हें भी ऐसे साथ में पनिशमेंट मिलती रहेगी, तो तुम्हें आदत हो जाएगी। तो यहाँ पर तो चूचू चुप रह जाती है। तो फिर लिया कहती है कि सॉरी, लगता है मैंने गलत बोल दी। फिर वो अपना नाम बताने लगती है और पूछती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर चूचू भी अपना नाम बताती है, जिसे सुनकर लिया कहती है कि अरे वाह, हम दोनों का तो सरनेम सेम ही है।
जिस पर चूचू उसे देखकर खुश हो रही होती है कि सरनेम तो सेम होना ही था, क्योंकि मैं तो आपकी ही बेटी हूँ ना। और फिर वो अपनी 18 साल वाली मम्मा को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर तभी इतने में लिया कहने लगती है कि तुम दोनों को ही मेरी वजह से पनिशमेंट मिली है, इसलिए मैं आज एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि आज से तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। जिस पर तो जिंगी क्लियर करता है कि मैं ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ, तो फिर तुम ज्यादा मत सोचो। तभी यहाँ पर कुछ लड़कियां भी चूचू को देखते हुए मजाक उड़ा रही होती है, जिस पर तो चूचू बस अपना मुंह छिपा रही होती है। तभी वहाँ पर जिंगी उससे अपना कैप पहना देता है और कहता है कि जब तुम्हें इतनी ही ज्यादा शर्म आती है तो फिर आखिर तुम हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रही थी। तो फिर चूचू अपने मन में ही सोचती है कि मैं तो बस अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और चूचू यहाँ पर अपना बचपन थोड़ा बहुत याद कर रही होती है, जिसमें उसके डैड जो होते हैं वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। तो यही सब याद करके वो सोचती है कि मम्मा ने तो बताई थी कि मेरी थोड़ी सी मेमोरी लॉस हो गई थी, इसलिए मुझे अपने डैड का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है। तो आखिर डैड ने मुझे और मेरी मम्मा को आखिर क्यों छोड़ा होगा। तभी यहाँ पर जिंगी जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो फिर वो तो गुस्से में उसकी कैप को नीचे गिरा देती है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगी अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, तो उसका फ्रेंड उससे टीचर से पनिशमेंट वाली चीज के बारे में पूछ रहा होता है। तो फिर जिंगी उसे सब कुछ बता देता है। तो फिर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि पक्का वो लड़की तुम्हें लाइक करती होगी, नहीं तो ऐसे कैसे वो पनिशमेंट लेने के लिए अपना नाम ले लेती। तो फिर यहाँ पर तो जिंगी ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर लिया फायरवर्क कंपटीशन का बोर्ड देखकर चूचू को बता रही होती है कि इस कंपटीशन में सारा प्रोडक्शन का काम फैक्ट्री संभालने वाली है। बस फायरवर्क का डायग्राम बनाने के लिए कोई चाहिए जो कि अच्छी सी डिजाइन बना दे। तो फिर इस पर चूचू कहने लगती है कि मैं बना सकती हूँ, तो तुम मुझे भी अपने ग्रुप में ले लो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। जिस पर लिया उसे लेने के लिए तैयार होती है और कहती है कि वैसे एक और कोई है जो मेरी नज़र में तुम्हारे साथ काम कर सकता है। तो फिर चूचू उस पर्सन का नाम पूछती है, तो फिर लिया बताती है कि जिंगी। तो फिर इसे सुनते ही चूचू तो मना करने लग जाती है और वो मन में सोचती है कि मैं अपनी मम्मा के नज़दीक उसे नहीं आने दे सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा पुरानी लाइफ की मिस्टेक फिर से इस लाइफ में रिपीट करे। तो फिर यहाँ पर लिया कहने लगती है कि माना कि वो बदमाश है पर वो इतना भी बुरा तो नहीं है, और ऊपर से तुमने भी तो उसकी सहेली थी ना। जिस पर चूचू उसे बता देती है कि ये सब मैंने उसे नहीं बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था, और वैसे भी वह अभी तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या हुआ, उस जैसा पर्सन तुम्हें फ्यूचर में हर्ट कर सकता है, इसलिए ऐसे टाइप के इंसान से तुम्हें दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर तभी इतने में जिंगी पहुंच जाता है और वो ये सुनने के बाद पूछता है कि आखिर किस टाइप का इंसान हूँ मैं। और फिर इसके बाद में वो उसे साइड में लेके जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे एक इजी टारगेट समझो। आखिर तुम मेरे बारे में ये सब क्या बोल रही थी, अब लगता है मुझे अच्छे से तुम्हारा हिसाब बराबर करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर चूचू तो उससे दूर भागने लगती है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं तो जाकर लिया से ही बात कर लेता हूँ। जिस पर यहाँ पर तो चूचू उसे रोकती है और कहती है कि सॉन्ग लिया के नजदीक भी मत जाना। जिससे यहाँ पर तो जिंगी समझ जाता है और कहता है तो ये सब तुम लिया की वजह से कर रही हो, तो फिर आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो इस पर चूचू कहती है कि देखो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा लिया के साथ जाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के साथ में कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो इस पर जिंगी कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं लिया को लाइक नहीं करता हूँ और न ही उसके साथ कोई फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर तो चूचू खुश हो जाती है कि चलो अच्छा है, अब ये मेरी मम्मा को लाइक नहीं करता, तो फिर अब इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने में मुझे आसानी होगी। तभी जिंगी पूछता है कि अगर मैं इस लिहाज से दूर रहूं और उससे बात न करूं तो क्या तुम फिर खुश होगी। जिस पर चूचू हाँ कहती है। तो फिर यहाँ पर तो जिंगी उसे चिढ़ाने लगता है कि ठीक है तो फिर मैं तो जरूर उससे बात करूंगा। जिस पर चूचू उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। फिर इसके बाद में चूचू और लिया दोनों ही क्लास में होते हैं और लिया पूछ रही होती है कि जिंकी ने तुम्हें दोबारा परेशान तो नहीं किया ना। तो इस पर चूचू कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर तभी इतने में जिंगी क्लास में आ जाता है और यहाँ पर टीचर उसे बताते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हो। और यहाँ पर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, यानी कि जो जिंगी भाई साहब होता है वो तो कभी क्लास में शक्ल भी नहीं दिखाता था।
फिर यहाँ पर जो जिंगी होता है वो चूचू और लिहा के पास खड़ा हो जाता है, जिससे चूचू को तो लगता है कि वो लिहा की बगल वाली सीट में बैठेगा। और ये सोचकर वो तुरंत ही उसे रोकने के लिए खड़ा हो जाती है। पर यहाँ पर तो जिंगी यूटर्न लेकर चूचू की ही सीट पर आकर बैठ जाता है। और यहाँ पर तो चूचू बस गुस्सा होकर रह जाती है। और फिर इसके बाद में जिंगे तो चूचू के पीछे ही पड़ जाता है, जहाँ पर चूचू उसे उसका डॉग ढूंढ के लाके देती है, जिसे देखकर वो चूचू से पूछता है कि अरे तुम तो कितनी मेहनत की है, कहीं तुम थक तो नहीं गई। और यहाँ पर वो फिर से जुटा लेता है, यानी कि वो तो ये सब चूचू से नहीं बल्कि अपने डॉग से पूछ रहा होता है। और यहाँ पर तो बेचारी चूचू अपनी मम्मा के लिए उसे झेले जा रही होती है। फिर इसके बाद में रात में चूचू लिया के साथ कहीं बाहर घूमने गई होती है। तभी यहाँ पर उनके पीछे पीछे जिंगी भी आ जाता है। तो फिर चूचू कहती है तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। तो फिर जिंगी कहता है कि मैंने अब अपना माइंड चेंज कर लिया है। फिर यहाँ पर लिया कहती है कि छोड़ो ये सब और ये बताओ क्या तुम यहाँ पर पहले कभी नहीं आई। तो फिर चूचू से बताती है कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे डैडा मुझे और मेरी मम्मा को छोड़कर चले गए थे, और मेरी मम्मा फायरवर्क की आवाज़ झेल नहीं पाती थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फायरवर्क देखी ही नहीं। तो फिर यहाँ पर तो जिंगी और लिहा दोनों ही उससे फायरवर्क पकड़ाने लगते हैं। और यहाँ पर तो लिहा अपना सारा ही फायरवर्क उसे दे देती है, और वो लोग कहते हैं कि अभी तुम एंजॉय करो। और वो दोनों ही उसके साथ जलाकर खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चूचू लिहा से इस बारे में पूछती है कि आखिर तुम्हें फायरवर्क कितने पसंद क्यों है। तो फिर वो बताती है कि ये तो होते ही इतने अच्छे हैं, और मैं बाकी लोगों के साथ सभी अच्छी चीजों को शेयर करना चाहती हूँ। और फिर लिहा आसमान में फायरवर्क देखते हुए बताने लगती है कि असल में उसके ग्रैंडपा भी फायरवर्क बनाने में एक्सपर्ट थे, लेकिन वो जल्दी गुजर गए। तो इसलिए लिहा अपने ग्रैंडपा की विश पूरी करना चाहती है और फायरवर्क कंपटीशन में जीतना चाहती है, जिसे देखकर तो चूचू बहुत ही खुश हो रही होती है। पर तभी इतने में वो याद करती है कि कैसे फायरवर्क्स वाले एक्सीडेंट के बाद ही उसकी मम्मा का वो हाल हुआ था, और चूचू की मेमोरी भी लॉस हो गई थी। फिर वो सोचती है कि कम से कम अब इस लाइफ में मैं तो अपनी मम्मा को खुश रखूंगी। फिर तभी इतने में वो जिंगी को देखती है, जो कि हाथ जोड़कर विश मांग रहा होता है। तो फिर वो पूछती है कि आखिर तुम्हें इन बच्चों वाली टिक्स पर इतना बिलीव क्यों है। तो फिर वो कहता है क्या पता कभी विश पूरी भी हो जाए। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिंगी तो फायरवर्क देखने नहीं जाना चाहता था, पर वहां पर उसका फ्रेंड उसे इस बारे में बता रहा होता है कि फायरवर्क देखते हुए जो भी विश मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो इसी वजह से जिंगी यहाँ पर आया होता है। और तभी इतने में वहां पर एक बच्ची आकर उससे फायरवर्क जलाने के लिए पूछ रही होती है। तो फिर वो उसकी हेल्प कर देता है। तो फिर ये देखकर तो चूचू सोचने लगती है कि आखिर वो किस टाइप का पर्सन है। फिर इसके बाद में फायरवर्क शो स्टार्ट होने वाला होता है। तो फिर वो दोनों देख रहे होते हैं। फिर तभी इतने में पीछे से आवाज आती है कि फायरवर्क का जो वेयर हाउस था वो तो पूरी तरह से जल गया है, और कोई फीमेल स्टूडेंट वहां पर फंस गई है। तो फिर ये सुनते ही चूचू तो समझ जाती है कि जरूर उसकी मम्मा वहां पर है, और वो तुरंत ही भागकर जाने लगती है और नीचे गिर जाती है। तो फिर यहाँ पर तो जिंगी उसे संभालने आया होता है, जिस पर तो चूचू उल्टा उसी पर भड़क जाती है और उसी पर चिल्लाने लगती है कि आखिर हमें तुम्हारी जब भी जरूरत होती है तब तुम होते क्यों नहीं हो। जिस पर तो जिंगी हैरान रह जाता है और पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो। और यहाँ पर तो चूचू रोते हुए फिर से अपना बचपन याद कर रही होती है कि कैसे उसके डैड उसे बचपन में छोड़ के चले गए थे। और फिर चूचू जैसे ही जिंगी से दूर होने के लिए पीछे होती है तो वो गिर जाती है। और फिर यहाँ पर वो वापस से अपने प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाती है, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि वो उनकी जान नहीं बचा पाए। फिर यहाँ पर चूचू याद करने लगती है कि जब उसका बर्थडे था तो वो लोग केक लेने गए थे, पर वो तो बहुत ही महंगा होता है। तो फिर चूचू बहाना बनाकर उसे लेने से मना कर देती है। पर यहाँ पर तो उसकी मम्मा वापस आती है और वो केक खरीदती है, और वो बहुत ही खुश होती है। फिर यहाँ पर अपनी मम्मा के बारे में याद करके वो अपसेट होती है। फिर वो अपने मम्मा की डायरी पढ़ने लगती है, जिसमें 20 साल पुरानी उस फायरवर्क इंसिडेंट का जिक्र होता है। भी तभी इतने में वो अपनी मम्मा की दी हुई कॉइन चेन को देखकर समझ जाती है कि इसकी वजह से ही वो टाइम टेबल कर पाई है। तो यहाँ पर तो चूचू सोचने लगती है कि अगर वो एक्सीडेंट होता ही नहीं तो फिर मेरी मम्मा म्यूट नहीं होती। तो यानी अगर मैं सब कुछ होने से पहले ही रोक दूं तो फिर ये सब नहीं होगा। तो फिर इसके बाद में चूचू अपनी मम्मा की डायरी पकड़े पकड़े ही विंडो से कूदने का सोच लेती है।
ताकि वो वापस से पास्ट में जा सके। और फिर इसके बाद में वो पुराने वाले टाइम में पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो लोग तो वहीं फायरवर्क का शो देखने के लिए खड़े होते हैं। तो फिर यहाँ पर तो वो खुश हो जाती है कि वो टाइम टेबल करने में सक्सीड हो गई है। फिर वो देखती है कि ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने में अभी टाइम है, तो फिर वो जल्दी से जाकर वो एक्सीडेंट होने से बचा सकती है। फिर वो उस वेयर हाउस में पहुंच जाती है और फिर वो उन्हें रोकने लगती है कि सारे जो फायरवर्क सामान है उसमें खराबी है, तो वो लोग नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर तो जो बॉस होता है वो तो चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर कोई खराबी नहीं है, आखिर तुम सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर क्यों आ रहे हो और हंगामा कर रहे हो। तो फिर चूचू पूछने लगती है कि यहाँ पर और कौन आया था और वो अभी कहाँ पर गया है। तो फिर बॉस तो उस पर चिल्लाता है कि मुझे क्या पता वो कहाँ पर गया होगा। और फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो लोग यहाँ से उसे पकड़ कर निकाल रहे होते हैं कि तभी इतने में वहां पर जिंगी पहुंच जाता है और वो चिल्लाता है कि इसे हाथ भी मत लगाओ। और वो लोग उसे देखने लगते हैं कि तभी इतने में बाहर से फायर अलार्म की आवाज आती है। तो फिर ये तीनों तो आग को देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पर तो चूचू टेंशन में होती है कि तभी इतने में वहां पर एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम जाओ होता है। और वो यहाँ पर आते ही उन्हें टेंशन लेने से मना करता है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए फायर अलार्म उसी ने ही बजाया होता है। और तभी इतने में लिहा, जो कि बॉक्स में छुपी हुई थी, वो बाहर निकल जाती है। तो फिर वो तीनों ही उसके पास आ जाते हैं और चूचू तो लिहा को देखने लगती है। तो फिर लिहा कहती है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। और वो तो जाओ को देखकर खुश होती है कि उनका क्लास मॉनिटर वापस आ गया है। और फिर इसके बाद में उन सभी को बताती है कि जो फायरवर्क है उनमें कुछ गड़बड़ी है और अगर वह जलाए गए तो फिर बड़ा धमाका होगा और बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। तो फिर यहाँ पर तो वो लोग सोचते हैं अगर हम उस बॉस को बोलेंगे तो फिर वो तो नहीं मानेगा। पर तभी इतने में यहाँ पर जाओ को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि तुम लोग चलो मेरे साथ। फिर इसके बाद में यहाँ पर तो ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने जा रही होती है और यहाँ पर सब लोग नंबर काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। पर ये क्या, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि उन चारों ने तो यहाँ पर पानी की पाइप लेकर सारे फायरवर्क को पहले ही भिगा दिया होता है। और यहाँ पर जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड भाग कर आते हैं तब तक तो ये लोग अपना काम करके यहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ पर चुचुत ने तो जिंगी का हाथ पकड़ी होती है और लिहा तो जाओ का हाथ पकड़ी होती है। तो वो लोग तुरंत ही अपना अपना हाथ छोड़ देते हैं और वो चारों मस्ती करने लगते हैं और वो साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर यहाँ से जाते हुए लिहा तो बस जाओ की तारीफें करी जा रही होती है। तभी यहाँ पर जाओ और जिंगी दोनों यहाँ पर बातें करते हुए एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। तो लिहा इन दोनों को ही झगड़ा करने से रोकती है और कहती है कि तुम लोग तो इतने अच्छे डेस्कमेट हुआ करते थे ना, तो ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे बीच में कोई इतनी भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर तो बेचारी लिहा इन दोनों का झगड़ा देखकर चुप ही हो जाती है, जबकि चूचू यहाँ पर खुश होती है कि फाइनली उसने अपनी मम्मा को सेव कर ली है। और वो अपनी डायरी खोल कर देखती है जहाँ पर उसकी मम्मा ने जो एक्सीडेंट वाली चीज लिखी होती है वो तो खुद ब खुद गायब हो चुकी होती है। और यहाँ पर उसके आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगते हैं, जिसे देखकर जिंगी पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। और इसे लिहा भी देख लेती है, तो वो भी उसे चुप कराने के लिए वहां पास आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है। तो फिर चूचू कहती है कि नहीं, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसलिए ये तो खुशी के आंसू है। फिर तभी इतने में चूचू की नजर जिंगी के कंधे पे जाती है और उसे वहां पर उसके चोट का निशान नहीं दिख रहा होता है। तो यहाँ पर तो जिंगी अपना कपड़ा सही कर लेता है और कहता है कि तुम क्या देख रही हो। लेकिन फिर भी यहाँ से जाते हुए तो चूचू बार बार उसका कपड़ा हटाकर उसके चोट का निशान देखने की कोशिश करती रहती है। तो फिर वो कहता है कि तुम कौन सी हरकत कर रही हो, तुम एक लड़की हो, तो तुम्हें किसी लड़के के कपड़े को ऐसे नहीं हटाना चाहिए। तो फिर चूचू पूछती है कि तुम्हारे यहाँ पर जो चोट का निशान था ना, वो कहाँ गया। तो फिर वो बताता है वो तो स्किन एलर्जी थी जो ठीक होकर गायब हो गया। तो यहाँ पर तो चूचू हैरान हो जाती है कि इससे अगर चोट का निशान नहीं है, यानी कि ये तो मेरा डैड नहीं है। फिर तभी इतने में ना वहां पास एक लेडी आती है जो जाकर सीधा जिंगी को एक जोर का थप्पड़ लगाती है, जिसे देखकर तो चूचू बस हैरान रह जाती है। जहां पर जिंगी उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और वो इतने गुस्से में कहता है कि चूचू तो डर कर वहां से चुपचाप चली जाती है।
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो असल में जिंगी की अडॉप्टेड मॉम है, जो कि उस पर चिल्लाती है कि उसने कैसे जाकर फायरवर्क होने से रोक दिया और इसमें उसके डैड का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और यहाँ पर वो उसे पालने के बहुत सारे एहसान गिराने लगती है, जिस पर जिंगी कहता है कि जैसे ही वह बड़ा हुआ तो उसने ऑलरेडी उन लोगों का सब कुछ छोड़ चुका है और वो अपने दम पर ही जी रहा है। तो फिर वो गुस्से में कह देती है कि ठीक है, हमारी फैमिली से अब तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, और वो वहां से चली जाती है। फिर वहां पर जिंगी तो बेचारा अकेला यहीं पर ही अपसेट होकर बैठ जाता है और फिर वो पुरानी चीजें याद करने लगता है। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिंगी जब छोटा था तो वो तो एक फेयर हाउस में फंस गया था और वहां पर उसके ऊपर बहुत सारे बॉक्स गिरने जा रहे होते थे। तो फिर किसी लड़के ने उसकी जान बचाई होती है और उसके गले में भी वही चेन होता है जो चूचू के पास था। और इसके बाद में जिंगी टाइम ट्रेवल करके 1990 के दौर में पहुंच गया। अब चूंकि वो तो एक छोटा सा बच्चा था, तो वो बस यहाँ पर एक बन चुरा कर खा रहा होता है। और तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके 25 साल पहले वाले ग्रैंड पेरेंट्स से हो जाती है, जहाँ पर तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को शक होता है कि वो उनका नाजायज बेटा है। और इसी बात पर उन दोनों का बहुत ही ज्यादा झगड़ा भी होता है। और यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में बेचारा जिंगी फंस जाता है। तभी इतने में वहां पर बारिश होने लगती है, पर जिंगी तो बस यहीं पर ही बैठकर भीग रहा होता है। तभी वहां पर चूचू एक कार्डबोर्ड लेकर उसके सर के ऊपर करती है। तो फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं बस अपनी फैमिली का नाजायज बेटा हूँ, तो तुम्हें मुझ जैसे इंसान के पास नहीं आना चाहिए। जिस पर चूचू तो उस पर चिल्लाती है कि कौन तुम पर तरस खा रहा है, उल्टा मैं तो तुम पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। तुम तो इतने चपड़ चपड़ करते हो ना, और तुम तो लोगों को रोस्टिंग करने में भी इतने अच्छे हो। तो फिर जब वो तुम्हें इतना सारा कुछ सुना रही थी तो तुम्हारे मुंह पे ताले क्यों लग गए थे। तो फिर जिंगे कहता है कि तुम तो मुझसे इतना नफरत करती हो ना, तो तुम्हें मेरी क्यों इतनी पड़ी है। तो फिर वो कहती है कि आखिर मैं होती कौन हूँ जो तुमसे नफरत करूंगी, और वैसे भी मैं भी कोई इतनी अच्छी पर्सन नहीं हूँ। और यहाँ पर वो भी अपनी बुराई करने लगती है कि कैसे वो भी कितनी ज्यादा सेल्फिश थी और उसकी वजह से उसने अपने प्यार करने वाले यानी अपनी मम्मा को खो दिया है। और ये सब याद करके वो रोते हुए जिंगी को कंफर्ट करने लगती है कि तुम नाजायज बेटे हो तो फिर क्या हुआ, कम से कम मुझसे तुम्हारी लाइफ ज्यादा अच्छी है। फिर यहाँ पर चूचू को ऐसे रोता हुआ देखकर जिंगी तुरंत ही उसे हकल लेता है। और फिर यहाँ पर वो दोनों कार्डबोर्ड का सहारा लेकर बारिश को देखकर खुश हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद में वो उसे अपने घर पे लेके आता है और चूचू को जरूरत के कुछ सामान देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं बाहर सोफे पे सो जाऊंगा। फिर यहाँ पर तो चूचू सोचने लगती है कि जब से मुझे पता चला है कि वो मेरा डैड नहीं है, तब से उसे देखकर अजीब फील क्यों हो रहा है। और यहाँ पर तो जिंगी भी उसी के बारे में ही सोच रहा होता है। और इधर दूसरी तरफ हम लिहा और जॉ को देखते हैं, जहाँ पर लिहा कह रही होती है कि क्यों ना तुम मेरे घर पे मेरा ट्यूटर बन के चलो और मेरे मॉम डैड से थोड़ी सी बात कर लो। मुझे अभी डर लग रहा है कि आज जो हुआ है अगर उन्हें पता लग गया तो फिर मैं बचूंगी नहीं। तो इस पर जॉ कहता है कि जब इतना ही डरती हो तो फिर खतरे के टाइम इतना डेयरिंग क्यों बन रही थी। तो इस पर लिहा प्रॉमिस करती है कि अगली बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और ऊपर से तुम भी तो अब्रॉड चले गए थे ना और वापस भी नहीं आ रहे थे, तो बस मैं अकेला फील कर रही थी और इसलिए मैं फायरवर्क्स शो देखने के लिए चली गई। तो इस पर जौ कहता है कि जिंगी के साथ ना। और यहाँ पर तो भाई जौ को जिंगी से जलन हो रही होती है। तो इस पर लिहा कहती है कि नहीं नहीं, वो तो रास्ते में मिल गया था, मेरा तो तुम्हारे अलावा किसी और के साथ फायरवर्क देखने का प्लान ही नहीं था। फिर यहाँ पर जैसे ही बारिश होने लगती है तो फिर जाओ अपने बैग को खोलने लगता है, लेकिन उससे पहले ही लिहा अम्ब्रेला निकालकर उसके ऊपर करते हुए कहने लगती है कि क्यों ना बारिश से बचने के लिए तुम मेरे घर पे आ जाओ। तो इस पर तो जाओ अम्ब्रेला पकड़कर उसके साथ चलने लगता है। फिर इसके बाद में अगले दिन हम देखते हैं कि जिंगे को छोड़कर तो इन तीनों को ही स्कूल में पनिशमेंट मिली होती है, जहाँ पर टीचर कह रहे होते हैं कि कम से कम ये ट्रबल तुम लोगों को स्कूल यूनिफॉर्म में तो नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर तो लिहा कहती है कि ठीक है टीचर, अगली बार हम लोग घर के कपड़े पहन के ये सब काम करेंगे। यहाँ पर तो बेचारे टीचर लिहा के जवाब सुनकर अपना सर ही पकड़ लेते हैं और फिर वो जॉ से कहते हैं कि आखिर तुम कब से इन शैतानों में शामिल हो गए। और ऐसा बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर तो जॉ को भी अब बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस फील हो रहा होता है। तो फिर चूचू से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी, आखिर प्रैक्टिस से ही तो परफेक्ट होते हैं। और यहाँ पर तो सब लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहां पर जिंगी आकर उन लोगों को वहां से भगा देता है। और इसके बाद में वो सीधा चाओ और चूचू को अलग करके उनके बीच में खड़ा हो जाता है।
फिर लिहा जिंगी और जाओ दोनों से कहने लगती है कि वो लोग भी उसके फायरवर्क कंपटीशन में उन लोगों का साथ दे। तो फिर यहाँ पर तो जाओ लिहा से कहने लगता है कि उसके कितने कम मार्क्स आए थे, तो फिर वो ये सब में कैसे इन्वॉल्व हो सकती है। तो लिहा तो हैरान हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता लग गया। तो फिर वो कहता है कि मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड होता है। तभी जो जाओ को देखने लग जाती है और सोचती है कि वो आखिरकार लिहा को इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रहा है, और वो उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। तभी यहाँ पर जिंगी उसके सामने आकर कहता है कि अभी पीई क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो तुम जाओ मेरे लिए मिल्क लेकर आओ। और यहाँ पर तो चीचू ये सोचकर खुश हो जाती है, ये तो बड़ा ही अच्छा मौका है कि वो ये देख सकती है कि जाओ के कंधे पर चोट का निशान है या फिर नहीं। फिर इसके बाद में चूचू बॉयज के चेंजिंग रूम में आ जाती है और वो अपनी आंख को बंद करने का नाटक करते हुए झांक झांक कर सभी को देखे जा रही होती है। और यहाँ पर वो जैसे ही जाओ को देखने वाली होती है, उतने में जिंगी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो उसे बाहर निकालने लगता है। पर चूचू तो जौ को देखने की कोशिश करती जाती है पर देख ही नहीं पाती। और यहाँ पर जिंगी कहता है कि मेरी रिंग कहाँ है, तुम लेकर नहीं आई हो। जिस पर चूचू जिंगी को क्लियर करती है कि अब से तुम मेरे टारगेट नहीं हो। तो इस पर तो जिंगी उससे लीहा का नाम लेकर धमकाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर तो चूचू पर इसका कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि भाई डाइट चेंज हो गए यानी कि उसका टारगेट भी चेंज हो गया। और यहाँ पर तो चूचू जौ के पीछे ही पड़ जाती है। और फिर इसके बाद में वो अपने सारे फ्रेंड लोग के साथ में बातें कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग मुझे यह बताओ कि मेरा एक फ्रेंड है जिसको एक लड़की बहुत ही ज्यादा लाइक करती थी, लेकिन अब उसने उसे छोड़कर किसी और लड़के को ढूंढ लिया है और अब वो उसके पीछे पीछे घूम रही है, तो इसका क्या मतलब है। तो इस पर तो उसका फ्रेंड कहता है कि सिंपल है, अब वो लड़की किसी और को लाइक करने लग गई है। तो इस पर जिंजी कहता है कि पहले उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ बात तो सही है, शायद तक उसने भी बाकी लड़कियों की तरह गलती कर दी होगी और अब उसे अपने फीलिंग समझ आ गई होगी, तो फिर वो उसके पीछे चली गई। तो ये सुनकर तो यहाँ पर जिंगी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और तभी इतने में वो देखता है कि चूचू तो जौ को पानी दे रही होती है। यहाँ पर चूचू का प्लान होता है कि वो जौ को पानी देने के बहाने उसके ऊपर पानी गिराने वाली थी, जिससे उसे कपड़े चेंज करने जाना पड़ेगा और फिर वो उसके कंधे पे निशान देख लेगी और वो जौ को पानी देने लगती है। पर पानी गिराने से पहले ही यहाँ पर तो जिंगी आ जाता है और उससे वो बोतल ले लेता है और उल्टा यहाँ पर वो जौ को चैलेंज भी कर देता है कि तुम मेरे साथ एक मैच खेलो, जिसके लिए जौ मान जाता है। फिर इसके बाद में मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर सभी लोगों की वोटिंग ली जा रही होती है कि कौन किसके साइड पर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जौ तो लीहा को देख रहा होता है, पर लीहा तो जिंगी के नाम पर स्टिकर लगा देती है, जिसे देखकर बेचारा तो अपसेट हो जाता है। और इधर जिंगी तो चूचू के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे साइड हो कि नहीं, अगर मैं जीतूंगा तो फिर क्या तुम खुश होगी। जिस पर वो हाँ कहती है। तो फिर ये सुनकर तो जिंगी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो चूचू का स्टिकर खुद के ऊपर लगाकर खेल के मैदान में उतर जाता है। जबकि यहाँ पर तो मैच के दौरान चूचू अपने डैड को ढूंढ रही होती है, क्योंकि ये वही मैच है जिसके बारे में उसकी मम्मा ने अपनी डायरी में लिखा होता है। फिर हम देखते हैं कि जिंगी तो यह मैच जीत जाता है, पर तभी जौ के पैर में तो चोट लग जाती है, तो सभी लोग उसकी केयर कर रहे होते हैं, खास करके लिहा और चूचू। और जिंगी तो बस खड़ा देखता रह जाता है और उसके फेस में जो डिसअपॉइंटमेंट होती है उसे तो हम साफ साफ देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लिहा तो जौ की केयर करने में लगी होती है और चूचू उसे देख रही होती है और जौ से सीधे सीधे पूछ लेती है कि क्या तुम लिहा को पसंद करते हो। जिस पर तो जौ हड़बड़ा जाता है। फिर इसके बाद में चूचू लिहा से भी पूछती है क्या तुम जौ को पसंद करती हो। तो फिर यहाँ पर लिहा बोल देती है कि मेरी प्रायोरिटी फायरवर्क्स है, जबकि जौ बोलता है कि हमारी प्रायोरिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। तो फिर यहाँ पर तो चूचू सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार मेरा डैड कौन हो सकता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे गिफ्ट बॉक्स पकड़ाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा जिंगी के साथ अच्छा रिलेशन है ना, तो प्लीज मेरे बदले में उसे यह गिफ्ट दे देना और बदले में मैं तुम्हें मटेरियल दे दूंगी। और ऐसा बोलकर वो उसे जबरदस्ती ये पकड़ा देती है। जबकि दूसरी तरफ जाओ और लिहा ये दोनों अभी भी अनकंफर्टेबल बैठे होते हैं। तभी लिहा जाओ से कहती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, और वो वहां से जाने से पहले यहाँ पर वापस मुड़ जाती है और उसके सर पे हाथ रखती है और उसका स्टिकर भी उसके कपड़े पे चिपका देती है और वो खुश होकर जा रही होती है।
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिहा तो सिर्फ जो स्टिकर गिर गई थी उसे चिपका रही थी। असल में तो उसने तो जौ को ही सपोर्ट किया था। और यहाँ पर तो भाई जौ भाई साहब तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इसके बाद में चूचू क्लास में आ जाती है, जहाँ पर तो जिंगी तो हेड डाउन करके बैठा होता है और वो देखती है कि उसके हाथ में तो चोट लगी हुई है। तो फिर वो उसके चोट पर बैंडेज लगा देती है, जिससे तो वो खुश हो जाता है। और फिर वो देखता है कि उसने बॉक्स लेकर आई होती है, तो वो खुश होकर उसे खोलने लगता है। तभी चूचू बताती है कि उसे सौ ने यह गिफ्ट दिया है। तो इसे सुनते ही जिंकी तो गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसे ही किसी की भी बात को कैसे मान सकती हो। तो इस पर चूचू कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर देते रहते हो, और वैसे भी वो मुझे इसके बदले फायरवर्क मटेरियल देने वाली है। तो इस बात पर जिंगी गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपना बैग लेकर जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फिर इसके बाद में अगला सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पर क्लास में सौ आई होती है और वो जिंगी को मूवी देखने चलने का पूछ रही होती है। तो फिर जिंगी तो चूचू की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर लेहा पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, जिस पर तो चूचू तो चुप रहती है। तो फिर यहाँ पर जिंगी सौ के साथ बाहर चला जाता है। इसके बाद में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और हमें पता चलता है कि चूचू तो असल में रोज स्कूल में ही रहती है, और वो रात में जब यहाँ पर सोने का इंतजाम कर रही होती है, तभी इतने में यहाँ पर किसी की आने की आवाज आती है, जिसे देखकर तो चूचू डर जाती है। पर भाई यहाँ पर तो उसकी मम्मा यानी कि लिहा होती है, जो कि घर से भागकर आई होती है, क्योंकि फायरवर्क की वजह से उसके डैड के साथ झगड़ा हो गया और वो आज रात यहीं पर रहेगी। फिर इसके बाद में वो चूचू से उसके यहाँ पे रहने का रीजन पूछती है। तो फिर चूची बताती है कि मेरा घर नहीं है, तो मैं यहीं पे रहती हूँ। जिस पर तो लिहा को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है कि चलो, तुम मेरे साथ चलो, अब मैं वापस अपने घर चलूंगी और तुम भी मेरे साथ वहीं पे रुकोगी। और ऐसा बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के वहां से लेकर चली जाती है। फिर रास्ते में चूचू और लिहा जब जा रहे होते हैं, तभी उन लोगों को साव दिखती है, जो कि अपने ब्रदर के साथ बात कर रही होती है कि वो जिंगी ने मूवी देखने से मना कर दिया था, इसलिए वो उसे झूठ बोलकर लेके आई थी और वो जिंगी को सबक सिखाना चाहती थी। तभी यहाँ पर चीचू और लिहा ये बातें सुन लेते हैं, जबकि सौ कहने लगती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है, प्लीज तुम जिंगी को कुछ भी मत बताना। तो इस पर चूचू कहती है कि तुम्हें ऐसे उसे धोखा नहीं देना चाहिए, जिस पर सौ का ब्रदर तो गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जिंगी पहुंच जाता है और वो इन लोगों को रोकता है और सौ के ऊपर चिल्लाता है, दोबारा मुझसे ऐसे झूठ बोलने की सोचना भी मत। और फिर इसके बाद में वो चूचू के साथ में चला जाता है और वो दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी चूचू उससे पूछती है कि तुम्हें जो कॉइन चाहिए उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं। तो फिर वो कहता है कि रहने दो, वैसे भी अब मैं गिव अप कर चुका हूँ। तभी यहाँ पर चूचू जो है कहती है, आखिर तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो फिर जिंकी कहता है कि आखिर तुम बार बार उस जौ के क्लोज क्यों जाती हो। तो इस पर चूचू भी कहती है कि तुम भी तो उस सौ के पास गए थे ना। फिर वो दोनों इस बात के लिए एक दूसरे से मुंह फुलाते हैं और फिर तुरंत ही हंसने लग जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों झगड़ा सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद में जब लिहा चूचू को अपने घर पर लेकर गई होती है, तो यहाँ पर तो उसके डैड झाड़ू लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े होते हैं कि उसने इतने गंदे मार्क्स लेकर आई है और ऊपर से बस उसे फायरवर्क के पीछे पड़ी रहती है। तो इस पर लिहा कहती है कि डैड आप कैसे भूल गए, मैंने तो अपनी सेरेमनी में जाकर लोगों की जान बचाई थी ना। तो इस पर तो डैड कहते हैं, तुम्हारी वजह से पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मेरे घर तक पहुंच गए थे। और फिर इसके बाद में तो वो वापस से उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, जिस पर चूचू उन्हें रोकती है। लेकिन यहाँ पर तो वो लिहा की हेल्प करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी और कुटाई करवाने के लिए। फिर वो तो स्टिक को लेकर फिर से लिहा के पीछे पड़ जाते हैं। फिर अगला सीन क्लासरूम का होता है, जहाँ पर तो चूचू लिहा को पढ़ाने में हेल्प करने लग जाती है और वो उसे कहने लगती है कि आखिर तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, भला तुमने कैसे कैसे चीजों को सॉल्व कर रखा है, ऐसे कौन कहता है भला, बुद्धू कहीं की। और वो उसे इतना डांटती है कि जौ के आने पर तो अपनी लिहा, जो कि खुद ही इतनी प्यारी होती है, वो एक प्यारी सी शक्ल बनाती है और वो तुरंत ही जाकर जौ के पीछे छुप जाती है और चूचू से कहने लगती है कि चूचू तुम तो बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह बिहेव कर रही हो। तो यहाँ पर तो चूचू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और जोर से टेबल पर पटकती है। तो यहाँ पर तो जिंगी, जो कि आराम से सो रहा था, तो इसकी आवाज से तो बेचारी जिंगी की आवाज खुल जाती है। फिर इसके बाद में वो भी लिहा का पेपर देखता है और फिर कहने लगता है, ओहो इतने नंबर, इतने तो मैं तो आग बंद करके भी ला सकता हूँ। तो इस पर चूचू लिहा को समझाने लगती है कि उसने उसके मम्मी और डैडी से प्रॉमिस किया है कि अब उसके पढ़ाई में हेल्प करेगी, तो अब उसे मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी।
फिर यहाँ पर चूचू याद करने लगती है कि वो तो हमेशा से चाहती थी कि उसका मम्मा उसके पेरेंट्स मीटिंग में आए, लेकिन उसकी मम्मा तो बेचारी कितना सारा क्लीनिंग का काम करती थी ताकि वो चूचू को अच्छे से पाल सके, और इसी वजह से वो उसके पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पाती थी। और यही सब सोचते हुए चूचू खुद से करने लगती है कि नो मैटर मेरे डैड कोई भी हो, लेकिन मैं अपनी मम्मा को हमेशा हैप्पी एंड हेल्थी रखूंगी। और यहाँ पर तो नेहा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये चूचू क्या कर रही है, वो तो बस उसे देखी ही जा रही होती है। फिर इसके बाद में हम आगे के सीन में हम तो चूचू को देखते हैं, जो कि एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब पे लग जाती है ताकि वो लिहा के लिए उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर सके। और वो याद कर रही होती है कि लिहा का कितना मन है फायरवर्क कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, और इसीलिए वो इतनी सारी एक्स्ट्रा मेहनत कर रही होती है कि फिर तभी कोई बहुत सारा फूड ऑर्डर करता है, जिसे देखकर तो चूचू सोचती है कि ये तो जाना पहचाना लग रहा है। तो जब पास जाकर देखती है तो वो तो जंगी होता है, और वो चूचू को भी अपने साथ बैठा लेता है। तो फिर चूचू भी खाना खाते हुए उसे अपने मम्मा की सारी बातें शेयर कर रही होती है, क्योंकि वो पूछ रहा होता है कि आखिर वो लेहा को इतना पढ़ाई करने पर जोर क्यों डाल रही थी। तो फिर चूचू अपनी मम्मा का एग्जाम्पल देने लगती है कि वो नहीं चाहती है कि उसकी लाइफ भी उसकी मम्मा की तरह हो। तो फिर इस पर जिंगी कहने लगता है कि तुम्हारी मम्मा तो तुम्हारी मम्मा है और लिहा तो लिहा है, तो फिर आखिर तुम इनमें कंपैरिजन क्यों कर रही हो। तो इस पर चूचू तो कुछ भी नहीं बोलती, और वैसे भी अगर वो समझाने भी जाती तो फिर जिंगी कुछ भी नहीं समझ पाता, तो उसने खुद चुप रहना ही बेहतर समझा। फिर अगले दिन क्लास में लिहा तो बैठकर पढ़ाई करने के बजाय फायरवर्क्स की ड्राइंग बना रही होती है। तो फिर इसे देखकर इस बात पर चूचू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ड्राइंग लेकर जाने लगती है। तो इस पर लिहा उससे जोर से पकड़ लेती है और वो तो उससे छोड़ ही नहीं रही थी। तो इस पर चूचू गुस्से में और जल्दबाजी में कह देती है कि समझा करो, तुम एक सिंगल मदर एक बच्ची को कैसे संभाल पाओगी। तो इस पर लिहा भोली सी शकल बनाकर कहती है कि चूचू इतनी सी बात पर मुझे साथ देने की क्या जरूरत है। जिसे सुनकर तो चूचू तो बस उससे देखती रह जाती है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि लिहा को कंपटीशन फीस जमा करने के लिए बोलता है, जिसके बारे में तो लिहा को कुछ भी नहीं पता था। फिर इसके बाद में लिहा चूचू से इस बारे में पूछने लगती है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो फिर चीचू कह देती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम पढ़ाई छोड़कर इस फालतू के काम में लगो, इसलिए मैंने नहीं बताया। जिस पर लिहा को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चिल्लाती है कि आखिर तुम मेरे इस ड्रीम को इतना बेकार क्यों समझ रही हो, तुम्हें पता है ना कि मेरे लिए ये ड्रीम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर चीचू उससे उसके फ्यूचर के बारे में समझाती है कि अगर वो ऐसे ही रहेगी तो फिर उसका फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा। जिस पर यहाँ पर तो लिया को समझ ही नहीं आ रहा होता है, वो तो उल्टा चूचू से कहने लगती है कि क्या सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्या पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स ये सब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर तो चूचू कह देती है कि मेरी लाइफ में ना तो पेरेंट्स है ना फैमिली है और ना ही कोई फ्रेंड्स है। तो इस पर लिहा करती है तो फिर मैं कौन हूँ, मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी। और वो इस बात पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो चूचू उसे अपना फ्रेंड भी नहीं समझती है। फिर अगले दिन लिहा अकेले बैठी होती है, तो फिर जाओ उसके पास आता है और वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम्हारे साथ चूचू दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर वो सब बता देती है कि कैसे उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और अब उन दोनों की फ्रेंडशिप कट हो गई है। और यहाँ पर वो उसे दिखाने लगती है कि देखो उसने मेरा क्या शेड्यूल बना के रखा है, पूरा दिन बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो फिर यहाँ पर तजाओ शेड्यूल को देखने लगता है और शेड्यूल देखने के बाद में कहता है कि हाँ तुम तो सही कह रही हो, इसने तो शेड्यूल गलत बनाया है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गलत बनाया है। देखो सच में उसके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, वह रोजाना सिर्फ 5 घंटे सो रही है। तो फिर लिहा कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। तो फिर यहाँ पर जाओ उसे बताता है कि सोचो उसने तुम्हारा जो शेड्यूल बनाया है पढ़ाई का, तो उसने तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है, उसके बाद उसे खुद भी तो पढ़ना रहेगा और ऊपर से वो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है। और मैंने तो यह भी सुना है कि वो तुम्हारे लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि तुम्हें फायरवर्क कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो तुम्हारे मॉम और डैड ऐसा करने नहीं देंगे, इसलिए वो तुम्हारी हेल्प करना चाह रही है। तो फिर ये जानने के बाद में तो लिया को रियलाइज होता है कि वो तो चूचू के बारे में कितना गलत सोच रही थी। फिर वो जाओ को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं जाती हूँ और चूचू के साथ वापस से सब कुछ ठीक करती हूँ। फिर दूसरी ओर हम चूचू को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट पे पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक शराबी आदमी आकर उसे परेशान करने लगता है, तो फिर चूचू उस आदमी को इग्नोर करने लगती है। लेकिन वो जो आदमी होता है वो तो चूचू की मम्मा के बारे में भी गलत बोलता है, जिस पर चूचू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके सर में बोतल मारती है। तो इस पर तो वो आदमी चूचू को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जिंगी आ जाता है और वो उस बंदे को सबक सिखा के वहाँ से चूचू को लेकर चला जाता है। और तभी आधे रास्ते में बैठकर तो चूचू रोने लग जाती है। तो फिर जिंगी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या मैं उस आदमी को और मार कर आऊं। तो फिर चूचू उसे रोकती है और कहती है कि मेरी मम्मा भी ऐसे जॉब्स किया करती थी, तो उन्हें भी इन सब चीजों से निपटना पड़ता रहा होगा, पर वो तो इन सब चीजों के बारे में बता नहीं सकती थी क्योंकि वो तो म्यूट एंड डीप थी। तो फिर वो ये सब कैसे हैंडल करती रही होगी और वो ये सब कुछ मेरे लिए ही करती थी, पर मैंने तो ये कभी रियलाइज ही नहीं किया
कि उन्हें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सच में मैं कितनी ही ज्यादा सेल्फिश हूँ। और यही सब बोल बोल कर चूचू अपने आप को ब्लेम करते हुए जोर जोर से रोने लग जाती है और जिंकी उसे संभालने लगता है। फिर तभी दूसरी ओर हम लिया को देखते हैं जो कि चूचू को ढूंढते हुए आ रही होती है कि तभी रास्ते में उससे सौ मिल जाती है और वो चूचू के बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो बार बार जिंगी के साथ क्यों घूमती रहती है, मुझे उसे सबक सिखाना है। तो फिर इस पर लिया कहती है कि उसे छोड़ दो, उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो। तो फिर साउ तो उसे जोर का थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ठीक है अब उसकी सजा तुम भुगतो, और वो उसे वही रूम में लॉक करके चली जाती है। फिर इसके बाद में लिहा खिड़की से देखती है कि जौ तो वहीं पर होता है, तो फिर वो जौ को चिल्लाने लगती है। पर यहाँ पर तो साउ जौ को बहाना बनाकर वहां से ले जाती है। फिर लिहा तो यहाँ पर फंस चुकी होती है और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। पर तभी इतने में वहां पर तो जौ उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है, जिसे देखकर तो लिहा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और यहाँ पर लिहा के चेहरे पर थप्पड़ के निशान देखकर जौ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो साउ को सबक सिखाना चाहता था, पर लिहा उसे रोक देती है। कि तभी इतने में यहाँ पर चूचू और झिंगी भी उसे ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद में चूचू और लिहा दोनों ही एक दूसरे से सॉरी कहते हैं और वो साथ में मुस्कुराते हैं। फिर इसके बाद में चूचू उसे फायर्स ड्राइंग देती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी कि फ्रेंड्स, फैमिली और सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अब मुझे ये सब चीजें समझ आ गई है। तो फिर लिहा भी कहने लगती है कि गलती मेरी भी है, लेकिन प्रॉमिस अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और पढ़ाई में अच्छे से फोकस करूंगी और एग्जाम में पास होकर दिखाऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों को ऐसे देखकर तो चिंगी जौ से कहने लगता है कि तुम तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, लेकिन आजकल कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो सच बताओ तुम लिहा को लाइक करते हो ना। जिससे सुनकर तो जाओ साई होने लगता है। कि तभी वहाँ पर लिहा के पास एक लड़का आता है और वो उसे स्टिकर देता है, जिसे देखकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि क्यों ना तुम मुझे भी अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लो, मैं भी फायरवर्क कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो इस पर तो लिहा उसे भी ले लेती है और उसके डायग्राम देखने लगती है कि उसने फायरवर्क की कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके ड्राइंग में स्माइली फेस भी बना होता है, जिसे देखते ही चूचू को याद आता है कि उसके डैड जो फायरवर्क डिजाइन करते थे उसमें भी सेम ऐसे ही स्माइली फेस बना होता था। तो फिर वो सोचती है कि शायद अब यही उसका डैड है। फिर वो उसके ऊपर नजर रख रही होती है और यह जब भी लिहा के नजदीक आने की कोशिश करता है तो चूचू उससे दूर करती है और वो उसे सन्नाटे में ले जाकर उसे जोर से मारती है और उसे वार्न करती है कि वो लिहा से दूर रहे। और यहाँ पर तो ये बेचारा समझ में नहीं पाता है कि अरे भाई चूचू ये सब क्यों कर रही है। वो तो कंफ्यूज होता है कि आखिरकार चूचू ये सब क्यों कर रही है। फिर इसके बाद में अगला सीन अगले दिन स्कूल का होता है, जहाँ पर तो जॉ के डैड आए होते हैं क्योंकि जॉ ने अब्रॉड जाने का इतना अच्छा मौका गंवा दिया था। तो फिर यहाँ पर तो उसके डैड उसे बहुत ही ज्यादा डांट रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर लिहा आ जाती है और कहती है कि इसमें जॉ की कोई भी गलती नहीं है। उस दिन उसे बचाने के चक्कर में वो इंटरव्यू नहीं दे पाया और उसने ये मौका गंवा दिया, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। पर यहाँ पर तो जॉ के डैड उल्टा लिहा पर ही चिल्लाने लगते हैं, जिस पर जॉ कहने लगता है कि इस पर मत चिल्लाइए। जिस पर उसके डैड गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अच्छा अब तुम इस दो कौड़ी के फायरवर्क की बेटी के लिए मेरे खिलाफ जाओगे। पर यहाँ पर फिर भी जॉ तो लिहा की ही सही देता है और अपने डैड से गुस्सा होकर लिहा का हाथ पकड़ के उससे वहां से लेकर चला जाता है। फिर इसके बाद में लिहा जॉ को सॉरी बोल रही होती है कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई। तो फिर यहाँ पर जॉ कहने लगता है कि मैं तो उल्टा तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहता था और तुम्हारी वजह से मुझे यह मौका मिल गया। और वो आगे उससे कहता है कि अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और उसके बाद में मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो यहाँ पर लिहा भी कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। फिर इसके बाद में ये सभी फायरवर्क कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं और इसके लिए वो सभी साथ में मिलकर फायरवर्क के काम के लिए लिहा के ग्रैनी के घर आए होते हैं। और यहाँ पर तो लिहा और जॉ को ऐसे बातें करता हुआ देखकर चूचू को कंफर्म हो जाता है कि जरूर उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। और वो उन दोनों को वहीं छोड़कर जिंगी को अपने साथ लेकर चली जाती है और यहाँ पर वो उसे लिहा और जॉ के बारे में बताती है। तो फिर जॉ कहता है कि तुम तो इतनी स्मार्ट होकर भी कितनी बुद्धू हो, इस बारे में तो सबको पता है। फिर इसके बाद में वो दोनों बातों ही बातों में एक ड्रैगन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर जॉ कहता है कि ये तो मेरा फेवरेट है। तो फिर चूचू भी कहती है कि ये तो मेरा भी फेवरेट है। और तभी यहाँ पर इन दोनों को तो रियलाइज होता है कि भाई ये गन तो इस टाइम में बना ही नहीं था, यानी कि वो दोनों ही टाइम ट्रेवल करके आए हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर भौचक्के रह जाते हैं। और फिर इसके बाद में वो दोनों ही अपने टाइम ट्रेवल की स्टोरी बताने लगते हैं। फिर यहाँ पर जिंगी कहता है कि यानी कि लिहा सच में तुम्हारी मम्मा है। और फिर वो उससे पूछता है तो फिर तुम्हारा डैड कौन है। तो फिर चूचू उसे स्टिकर वाले लड़के का नाम बताती है, जिसे सुनकर तो जिंगी कहता है कि तुम पगला गई हो क्या, जब तुम्हारे डाइट कोई दूसरे हैं तो फिर तुम लिहा और जॉ को क्यों मिलाना चाहती हो।
और अगर यही चलता रहा तो फिर तुम तो इस दुनिया में आ ही नहीं पाओगे और तुम्हारा नामो निशान ही मिट जाएगा। इस पर चूचू उसे बताती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा की लाइफ वैसे ही हो जैसे पास्ट में थी, और वैसे भी मैं तो यहाँ पर उनकी लाइफ को ठीक करने आई हूँ, तो फिर मैं तो चाहूंगी ही ना कि उन्हें मेरे डैडा से बेहतर इंसान मिले। फिर इसके बाद में हम दूसरी तरफ लिहा और जौ को देखते हैं, जहाँ पर तो लिहा बहुत सारे स्नैक्स निकालने लगती है, जिसे देखकर तो जौ कहने लगता है कि ये बैकपैक है या फिर स्नैक्स का खजाना। जिस पर लिहा पूछती है कि वैसे तुम्हारे बैग में क्या है, तो यहाँ पर तो जौ तो सिर्फ बुक निकाल के दे देता है, जिसे देखकर तो लिहा का चेहरा ही उतर जाता है कि उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा। तभी यहाँ पर जाओ एक फायरवर्क टॉय निकाल कर देता है, जिसे देखकर तो लिहा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। और तभी यहाँ पर हम चूचू को देखते हैं, जो अपनी मम्मा के प्रपोजल को रोमांटिक बनाने के लिए फ्लावर डालने लगती है। लेकिन यहाँ पर तो लिहा उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है, क्योंकि यहाँ पर तो वो जॉ को प्रपोज नहीं करती है बल्कि उसे अपने फायरवर्क टीम में ज्वाइन करने का बोलती है, जिसे सुनकर तो चूचू अवाक रह जाती है और हड़बड़ाकर नीचे गिर जाती है, जिसे जाओ बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है। जिसे देखते ही यहाँ पर चूचू को तो सब याद आ जाता है और उसे अपने डैड का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि चौ ही होता है। यानी कि जिस डैड को चूचू इतने टाइम से ढूंढ रही थी, भाई वो तो उसके बगल में ही था। फिर इसके बाद में चूचू तो ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक करती जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो वो इन दोनों को ऐसे साथ में नहीं देख पा रही होती है। और वो लिहा से कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा डैड नहीं है, प्लीज मम्मा आप उससे दूर रहो, ये हमें एक दिन छोड़कर चला जाएगा। तो यहाँ पर तो वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर जिंगी बहाना बनाता है कि ड्रिंक करने के बाद में ये ऐसे ही सबको मम्मा और डैडा बोलती रहती है, तुम लोग इसकी बात में मत आओ, और वो उसे वहां से लेकर चला जाता है। जबकि लिहा और चौ तो अभी भी कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ पर जिंगी को यह कंफर्म वाला पता लग जाता है कि असल में जाओ ही चूचू का डैड है, जिसके लिए उसे खुशी भी होती है। लेकिन यहाँ पर तो चूचू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर इसके बाद में अगली सुबह जब चूचू की नींद खुलती है तो सामने में तो लिहा बैठी होती है, जो उसे पंखा कर रही होती है। तो फिर वो उससे सवाल करती है कि अगर जिस इंसान से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो इंसान उसे छोड़कर चला जाए और इस वजह से उसकी पास्ट लाइफ खराब हो गई हो और उसे वापस से दूसरी लाइफ मिले, तो क्या वो अपने इस डिसीजन को चेंज करना चाहेगी। तो इस पर लिहा कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो अपनी डिसीजन चेंज नहीं करेगी और कुछ भी हो वो उसे हर हाल में फेस करेगी। तो फिर यहाँ पर चूचू को लगता है कि लिहा जिसे चूज करेगी उससे उसमें खुश रहना चाहिए, और वो डिसाइड करती है कि कम से कम वो तो यह कोशिश कर सकती है कि उसकी मम्मा इस लाइफ में बेस्ट से बेस्ट लाइफ जिए। फिर इसके बाद में वो जब बाहर आती है तो वहाँ पर जिंगी नहीं होता है। तो फिर वो अपना चेन देखती है और वो रात की बातें याद करती है, जहाँ पर उसने बोला था कि तुम वापस से प्रेजेंट में चले जाना। तो फिर ये याद करते ही वो तो चंगी को इधर उधर ढूंढने लगती है, पर यहाँ पर तो उसे वो नहीं मिलता। तो फिर उसे लगता है कि जिंगी प्रेजेंट में चला गया है, जिस पर उससे थोड़ा सा धक्का तो लगता है, पर वो यहाँ पर खुश होती है कि कम से कम जिंगी खुश रहेगा। पर तभी इतने में वहाँ पर तो जिंगी आ जाता है, जो कि चूचू के साथ ही प्रेजेंट में जाना चाहता था। और यहीं पर फाइनली वो दोनों अपने फीलिंग को कन्फ्यूज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि फायरवर्क कंपटीशन जीतकर विनिंग प्राइज में वो कॉइन वाली छीन लेंगे और वो दोनों साथ में ही टाइम टेबल करके प्रेजेंट में जाएंगे। फिर इसके बाद में चिंगी अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो वेयर हाउस में फंस गया था और उसके ऊपर बॉक्स गिरने वाले थे, कि तभी वहां पर एक पर्सन उसे सेव करता है, जिसके गले में वही सेम कॉइन होता है जो चूचू के पास होता है। और चिंगी की बात सुनने के बाद में यहाँ पर तो चूचू को समझ आ जाता है कि उसके डैड ने उसको जो प्रॉमिस किया था उसको वो भूले नहीं थे, बस वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं आ पाए। यानी चूचू ने अपने डैड को गलत समझा था, उसे अपने डैड के लिए गलतफहमी हो गई थी। फिर इसके बाद में आगे का सीन स्कूल फेयरवेल का दिन होता है, जहाँ पर तो सभी बच्चे अपने मॉम और डैड के साथ में होते हैं और चूचू उन्हें देखकर सोचती है कि काश पहले मेरी मम्मा इस दिन उसके साथ में होती तो कितना अच्छा होता। और तभी इतने में वहाँ पर लिहा और चाउ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आ जाते हैं, जो सीधा चूचू के पास जाते हैं। और यहाँ पर तो चूचू उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और खुश भी होती है, और इन तीनों की फैमिली को ऐसे देखकर चिंगी थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो फिर चूचू उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम इस सफर में मेरे साथ चलोगे। तो फिर वो खुशी खुशी हाथ बढ़ा देता है और यहाँ पर वो चारों साथ में निकल पड़ते हैं और यहाँ पर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर इसके बाद में वो लोग फायरवर्क्स की तैयारी करते हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट बारूद की कमी होती है। तभी यहाँ पर चूचू को याद आता है कि ये बारूद तो उसके डैड लेके आए थे, लेकिन आज से 15 साल बाद, तो यानी कि वो लोग फायरवर्क्स नहीं बना सकते हैं। पर तभी वहाँ पर चौ आता है जो बारूद ले आया था, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं।
फिर इसके बाद में आगे के सीन में उन सभी का एग्जाम रिजल्ट आ जाता है और उन सभी का ध्यान तो लिहा की तरफ होता है। और यहाँ पर तो चूचू बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, उसकी तो सांसें अटकी होती है। तभी लिहा बताती है कि वो तो पास हो गई है और वो खुशी के मारे उछलने लगती है, जिसे सुनकर तो चूचू की जान में जान आती है। पर तभी लिहा देखती है कि जिंगी भी पास हो गए हैं, तो फिर वो तो कहने लगती है कि ये तो नाइंसाफी है, भला तुम कैसे पास हो गए, तुम तो पढ़ते भी नहीं थे। तो फिर इस पर तो जिंगी उससे चिढ़ाने लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर तो लिहा नटंकी करने लगती है कि क्यों क्यों तुम लोगों के मॉम डैड ने तुम लोगों को मिसरेबल वे में पाला है, लेकिन यहाँ पर तो भुगत मैं रही हूँ, तुम लोग तो टॉप कर रहे हो और मैं तो मुश्किल से पास हो रही हूँ। तो फिर जो कहने लगता है कि हाँ, इसमें गलती तो अंकल और आंटी की है जो तुम्हें प्रिंसेस बना रखा है, एक काम करता हूँ उन्हें जाकर बता देता हूँ। तो फिर यहाँ पर लिहा कहती है कि नहीं नहीं नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं बताना, जिस पर वो सभी हंसने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर फायरवर्क्स होने लगती है और वो उसे देखने लगते हैं। फिर चूचू चिंगी से कहने लगती है कि फ्यूचर में फिर से मिलेंगे, जिस पर चिंगी मुस्कुराता है और वो याद करता है कि उसकी और चूचू की जो कंचन है वो तो अलग अलग है और इस वजह से उनमें से कोई एक प्रेजेंट में नहीं जा सकता। पर वो ये बात चूचू को नहीं बताता, बस उससे अपना आंसू छुपाता रहता है और यहाँ पर वो खुद ही सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है। फिर इसके बाद में आगे की सीन में हम तो जो को देखते हैं जो कि फॉरेन जा रहा होता है, क्योंकि उसने अपने डैड से प्रॉमिस किया होता है कि वो फायरवर्क बारूद के बदले में फॉरेन जाएगा। पर तभी वहां पर जिंगी आ जाता है और वो उससे रुकता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड के साथ वाली डील का पता है। तो इस पर जो कहता है कि तुम मेरे मामले से दूर रहो। तो इस पर जिंगी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छा डिसीजन लो। और यहाँ पर तो जो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है। फिर इसके बाद में जिंगी लिहा को कॉल मिलाता है और कहता है कि तुमने सुन लिया ना। तभी जाओ जब पलट कर देखता है तो वहां पर तो लिहा उसे ही देख रही होती है और वो उसके पास आती है और उससे शिकायत करने लगती है कि कंपटीशन में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई तो फिर क्या हुआ, मैं तो इससे अगले साल कर सकती हूँ या फिर उससे अगले साल या फिर उससे अगले साल भी जीत सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो तुम सिर्फ एक ही हो। और यहाँ पर वो रोने लगती है। तो फिर यहाँ पर तो जाओ उसे गले लगा लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और यहाँ पर उन दोनों को ऐसे देखकर चूचू को रियलाइज होता है कि जाओ लिहा के लिए कुछ भी कर सकता है, शायद पहले उनकी कोई मजबूरी रही होगी और उसने अपने डैड को गलत समझा। और यहाँ पर चूचू के मन में अपने डैड के लिए जो भी शिकायत होती है वो सब खत्म हो जाती है और वो उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। फिर इसके बाद में आगे का सीन फायरवर्क कंपटीशन का होता है, जहाँ पर लिहा कहती है कि जिस तरह से हमारे फायरवर्क है वैसे ही सभी की लाइफ हो, जो लाइफ के सभी अच्छे बुरे पलों को हमेशा संजो कर रखे और अपने प्यारों को हमेशा अपने साथ रखकर उससे खुशियों से भर दे। और फिर इसके बाद में वो लोग ये कंपटीशन जीत भी जाते हैं और यहाँ पर तो लिहा के मॉम और डैड उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो के डैड भी उससे नाराज नहीं थे और वो जो पर भरोसा करते हैं कि वो फायरवर्क बिजनेस को अच्छे से हैंडल करेगा। फिर इसके बाद में जिंगी चूचू को इशारा करता है तो फिर चूचू लिहा से फेयरवेल लेती है, ये कहते हुए कि वो घर नहीं पहुंची तो उसकी मम्मा परेशान होगी, जिस पर लिहा तो उदास होती है पर वो उसे जाने देती है। और यहाँ पर तो उन दोनों को देखकर चाओ और जिंगी मुस्कुराते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि वो पुराना बास चूचू को किडनैप कर लेता है, क्योंकि उनकी वजह से वो कंपटीशन नहीं जीत पाया। तभी जिंगी उसे पीछे से धक्का देता है और चाओ और लिहा चूचू को छुड़ाने लगते हैं। और तभी यहाँ पर तो वो बॉस डंडा मारता है और चूचू को बचाने के लिए लिहा तो सामने आ जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। और इसे देखकर चूचू को याद आता है कि उसकी मम्मा फायरवर्क एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि उसे बचाने के कारण म्यूट एंड डिप हो गई थी। और तभी इतने में वो आदमी लाइटर जला देता है, जिससे फायरवर्क शॉप में आग लग जाती है। तो फिर चूचू लिहा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। तो फिर जाओ उसे लेकर चला जाता है और इधर पूरा सब ब्लास्ट होने ही वाला होता है। तो फिर चूचू जल्दी से जिंगी को अपना कॉइन निकालने के लिए बोलती है। तो फिर वो बताता है कि वो तो मेरे पास नहीं है। तो फिर चूचू तो रोने लग जाती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, प्लीज ऐसा मत करो, वो कॉइन कहाँ है बता दो ना, प्लीज ऐसा मत करो। तो फिर यहाँ पर चिंगी उसे संभालता है और उसे समझाता है कि वो प्रेजेंट में अच्छे से जिए। फिर इसके बाद में वो उसे आखिरी बारी किस करता है और उसे हक करता है। फिर इसके बाद में चूचू वापस से अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है और यहाँ पर उसे पता लगता है कि अब उसकी लाइफ में उसकी मम्मा के साथ उसके डैड भी हैं और वो कंपटीशन वाले फोटो भी देखती है जिसमें सिर्फ जाओ और लिहा होते हैं। फिर वो देखती है कि जिंगी तो यहाँ पर नहीं होता है, तो वो जिंगी के बारे में पूछने लगती है, पर यहाँ पर तो उसके मॉम और डैड को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है।
फिर इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे चूचू की लाइफ आगे बढ़ने लगती है, पर वो इस बात से अपसेट होती है कि सब कुछ तो है लेकिन जिंगी तो वहीं रह गया और वो अब उसे शायद वापस नहीं मिल पाएगी। और तभी इतने में वहां पर जिंगी आ जाता है और उसे देखकर चूचू खुश हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिहा और जौ का तो वेडिंग एनिवर्सरी होता है, पर जौ तो आने से मना कर देता है क्योंकि वो काम में बिजी होता है। जिस पर लिहा तो उदास होती है लेकिन फिर भी मान जाती है। और इसके बाद में वो अकेली खड़ी होती है। तभी पीछे से जौ आकर लिहा को पकड़ लेते हैं। तो फिर लिहा कहती है कि अरे तुम तो नहीं आने वाले थे ना। तो इस पर जौ कहता है कि मैं भला आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ। और यहाँ पर वो उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताने लगता है कि उसने देखा कि उसने लिहा और चूचू को हमेशा के लिए खो दिया है। तो इस पर लिहा मुस्कुराती है और कहती है कि बुद्धू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम दोनों अपने चूचू के साथ में हमेशा साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे। जिसे सुनकर तो जौ को सुकून मिलता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और यहीं पर ये जो फ्रेंडशिप वाली ड्रामा होती है वो अपनी बहुत सी खूबसूरत यादों के साथ में एंड हो जाती है।